जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से ही हमने ये बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं। और मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड का ताल्लुक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ, और एग्रीगेट सप्लाई का ताल्लुक इससे उसका ताल्लुक है एग्रीगेट आउटपुट के साथ। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो जाए तब भी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तब भी उसको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी एई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द इनकम। तो इनकम का मतलब एग्रीगेट आउटपुट कह लीजिए या एग्रीगेट इनकम कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये मैं इधर लिख के समझा देता हूं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, ये कह लें, ये कह लें या ये कह लें। यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट इनकम के बराबर हो। तो इन सब को हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। यानी इसको उसने लिखा हुआ E इज इक्वल टू वाई, तो इसको कह दिया उसने E प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और इनकम को उसने कह दिया वाई। तो इसको वो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कह रहा है। और ये चीज हमें कहाँ नजर आ रही है? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में। क्योंकि आप जरा गौर करें तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने बेची हैं किनको भला? ये आपकी एग्रीगेट आउटपुट है और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना। तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लीजिए या इसको एग्रीगेट आउटपुट कह लीजिए, तो ये सारा एक ही बात है, क्योंकि जितना इधर जा रहा है उतना ही उधर आ रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स ने एग्रीगेट आउटपुट इनको बेची, किनको भला? हाउस होल्ड सेक्टर को बेची, और हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकी कीमतें यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है प्राइसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो उनको पे कर दी। तो ये एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स आपको ये शो करता है कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी। और नेशनल इनकम आइडेंटिटी क्या है? कि नेशनल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम शोज दी नेशनल इनकम आइडेंटिटी। ठीक है ना जी, ये मैंने आपको। और ये सर्कुलर फ्लो इसलिए कहते हैं कि एक सर्कल की तरह बन जाता है कि इधर से पैसा हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आता है, फर्म से दोबारा हाउस होल्ड की तरफ जाता है। अच्छा, आगे चलें तो इधर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम फिर दोबारा से बता रहे हैं कि जिसमें ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो है जिसमें कोई चेंज ना आए टाइम के साथ। तो ये भी कह सकते हैं। बहरहाल इसकी असल कंडीशन ये है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो? बराबर हो। और यहाँ पर आप जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जी, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपको बता रहे हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी ई का मतलब है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड इंटेंड टू परचेज। प्लान्ड का मतलब होता है इंटेंड, इरादा करना, ड्यूरिंग द ईयर यानी एक साल के अरसे में जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उसको खरीदना चाह रहा है, वो उसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कितना खर्चा करना चाह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर एक साल के अंदर। तो दूसरा ये है इनकम। तो इनकम क्या है? वो आपको बता रही है कि अर्निंग्स, एक्चुअल अर्निंग्स हैं इनकम जो है, और वो जनरेट कैसे करेंगे? आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, तो आप एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग करेंगे, और जो भी आप एक्चुअल अर्निंग जनरेट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, वो आपकी एक्चुअल इनकम कहलाएगी।
और इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको एक्चुअल इनकम कह लीजिए, ये अभी मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कह लें या एग्रीगेट आउटपुट कह लें या एग्रीगेट इनकम कह लें, एक ही बात है। और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लें तो एक ही बात है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट आउटपुट भी कहते हैं और इसको हम एग्रीगेट आउटपुट भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट इनकम भी कहते हैं। ये तीनों नाम इस लाइन के हो सकते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल अर्निंग्स हैं जो आपने कैसे जनरेट की हैं। आपने जनरेट की हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, और जो आपने जनरेट की है वो इनकम है। और जो आप इरादा करते हैं, इंटेंट का मतलब इरादा करते हैं परचेज करने का, किन को, गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हाउस होल्ड सेक्टर इंटेंड कर रहा है, इरादा कर रहा है खरीदने का, उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। समझ गए? अच्छा, आप मजीद ये समझिए कि अगर आपका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है यानी ई जो है, यानी एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, वो आपकी आउटपुट से या आपकी इनकम से ज्यादा हो, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब ये होगा कि आपका खर्चे ज्यादा है, आप प्लान ज्यादा कर रहे हैं खर्चे का, लेकिन आपकी जो इनकम है वो आपसे कम है, आपकी एक्सपेंडिचर से कम है, या इन अदर वर्ड्स कि आपने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो ज्यादा है, आई एम सॉरी, जो आपने प्रोड्यूस किया है वो कम है, और जो आप खर्च करना चाहते हैं वो थोड़ा है, ज्यादा है, सॉरी, क्योंकि ई जो है वो वाई से ज्यादा है। ई ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आपकी इनकम थोड़ी है, या इन अदर वर्ड्स आपका जो प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो थोड़ा है, इनसफिशिएंट है। और जब इनसफिशिएंट है तो इसका मतलब आउटपुट थोड़ी है आपकी, एक्सपेंडिचर जो ज्यादा करना चाह रहे हैं। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब उस एक्सपेंडिचर से जो आउटपुट आनी है वो थोड़ी है। तो थोड़ी है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए उनको एडिशनल वर्कर्स और इक्विपमेंट्स को लगाना पड़ेगा ताकि आउटपुट में इजाफा हो। उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, तो आपके मुल्क की नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा। कैसे इजाफा हो जाएगा वो आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपकी एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा है। तो जब आपकी आउटपुट, इसका मतलब थोड़ी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आपको, आपकी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि लोग एक्सपेंडिचर जो ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उनको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें जब करेंगे तो नेशनल इनकम में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस, और नेशनल आउटपुट ज्यादा कैसे प्रोड्यूस होगी, एडिशनल वर्कर्स को लगाएंगे। जब एडिशनल वर्कर को लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और इसी चीज को, जिसके अंदर आपके मुल्क के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा हो, ये आउटपुट है, या इन अदर वर्ड्स क्या है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, तो इसके नतीजे में आपके मुल्क में कीमतें बढ़ जाएंगी। और जब ये कीमतें बढ़ जाएंगी तो इस चीज को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ये पहले भी बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, या इन अदर वर्ड्स कि ई ज्यादा हो किससे, वाई से, तो फिर कीमतें बढ़ना ही होती हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कीमतें बढ़ेंगी और इसके नतीजे में इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप इसे कहेंगे, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि आपको नजर आ रहा है कि आपका जो लेवल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो बिलो है, यानी आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो डिमांड जब कम होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी, जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो ये डिफ्लेशनरी गैप है, यानी ये जो बी है, यानी ई इज लेस देन वाई का मतलब डिफ्लेशनरी गैप है। और इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थोड़ा है, और आपकी एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है।
एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपेंडिचर कम होगा तो इसके नतीजे में आपको आउटपुट में कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आउटपुट ज़्यादा है। जब आउटपुट कम करेंगे तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और दूसरा ये होगा कि जब आउटपुट कम प्रोड्यूस होगी तो उसके नतीजे में आपकी जो नेशनल इनकम है वो कम प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है, जब आउटपुट ही कम है तो आउटपुट कम होने का मतलब नेशनल इनकम कम है, तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी आपके मुल्क में। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब अगर नहीं होगा तो फिर या तो फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि या तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा, यानी इन अदर वर्ड्स या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। लेकिन अगर ये बराबर हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मींस व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एक्चुअल इनकम, यानी E इज इक्वल टू Y, या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। ये जो मर्जी कह लें, ये सारी चीज़ें किसको शो कर रही हैं? ये तीनों कंडीशन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को शो करती हैं। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।